इस आईपा मुहिम के बारे में मैं बहुत तारीफ़ करूंगा, अच्छा करूंगा। ये बहुत अच्छी काम कर रही है। मेरे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ भी सुविधा नहीं पहुंच पाता है। जो बचा खुचा है मैं विकास करूंगा और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही मैं करूंगा। मैं जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चा करते कुछ खास बिंदुओं पर। चूँकि 2022 का आगाज हो चुका है तो निश्चित अगर बातें की जाएं तो यहाँ पे लाजमी है कि यहाँ पे चुनाव के मुद्दों से इर्द गिर्द बातें अवश्य होंगी और जानते हैं वाराणसी का क्या हाल है। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं मोहम्मद दाऊद से, जो कि यहाँ से प्रत्याशी भी हैं वाराणसी से, और किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे, यहाँ पे कैसी तैयारियां हैं। और बताते चले कि वाराणसी की 8 की 8 सीटें जो हैं एनडीए के खाते में थी, तो कैसा मुकाबला होगा इनका और किस प्रकार से तैयारी किए हैं और जीत का जो सेहरा अपने सिर पर कैसे बांधेंगे और जनता के वोट का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो जानते हैं कि मोहम्मद दाऊद से। मोहम्मद दाऊद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद, मैं शहर उत्तरी वाराणसी से मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हूँ। अब बातें की जाए शहर उत्तरी में, तो शहर उत्तरी में इस समय मौजूदा जो स्थितियां हैं 2012 से लेकर 2012 से रविंद्र जायसवाल यहाँ पे विधायक हैं। 2017 में भी यहाँ पे रविंद्र जायसवाल जीते हैं पूना, और 2007 की अगर बात की जाए तो समद अंसारी समाजवादी पार्टी के हाथ में ये सीट थी। तो अगर बातें की जाए तो 2022 का जो चुनाव, तो कैसे इस सीट को अपने पक्ष में आप लाएंगे? मौलिक अधिकार पार्टी जो है आपका किस प्रकार से सहयोग करेगा, कैसे आप अपने पक्ष में वोटों को लाएंगे? रही बात, मैं किसी भी पार्टी का बात नहीं करना चाहता हूँ, सभी अपना अपना काम करते हैं। रही मेरा मौलिक अधिकार पार्टी का, तो मैं संविधान की बात करूँगा मैं, और संविधान के हिसाब से मैं लड़ना चाहता हूँ। जो मेरे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ और मैं उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा मैं, यही मेरा है। जो मेरे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कुछ भी सुविधा नहीं पहुँच पाता है, नहीं हो पाता है, कोई चीज़ मौजूदा हालात नहीं हो पाता है, चाहे लॉकडाउन से हो या कुछ से हो। मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं मिला है, वो शर्म के मारे या ऐसे लाज के मारे नहीं जा पाए हैं, इस वजह से नहीं हो पाया, उनको नहीं मिल पाया। हम उनके जो भी मेरा जीवन बचा है उस जीवन पे उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। यही हम अपने देश के लिए करना चाहते हैं, जो वक्त बचा है अपने देश के लिए हर काम करना चाहते हैं। बात की जाए तो जो समस्याएं जो हैं यहाँ पे, अगर समस्याओं की बातें की जाए शहर उत्तरी में, आपको क्या विशेष समस्याएं, जन समस्याएं नज़र आती हैं यहाँ शहर उत्तरी में, और किन सवालों के साथ और किन आशीर्वादों के लिए, वोट के लिए आप मिलेंगे लोगों से? अगर मुझे बाबा काल भैरव जो बना से कोतवाल हैं, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं शहर उत्तरी से ज़रूर विधायक बनूंगा। मैं क्या कमियां नज़र आई अभी तक गलियों के शहर में और गंगा जी के शहर में? गंगा जी यहाँ से निकलती हैं, गलियों के शहर है, मंदिरों के शहर है, तो यहाँ पे क्या कमियां ऐसी आपको नज़र आती हैं? जो मौजूदा विधायक है क्या काम नहीं कर पाए हैं और किन उम्मीदों के साथ जाएंगे आप? विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास बहुत हुआ है, इस पर मैं नहीं कह सकता हूँ। विकास हुआ है, हर चीज़ हुआ है। हाँ, थोड़ा बिजनेस ठप हो गया है, विकास हुआ है। चाहे कोई पार्टी हो, मैं उसका बुलंदन नहीं कर सकता हूँ। विकास हुआ है, बनास की एक शान बन गई है और भी हुआ है। सारे लाइटें की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, मैं बुराई नहीं कर सकता। मैं हूँ, विकास हुआ है। गलियों के शहर में क्या गलियां भी जो पूर्व जैसे अगर देखा जाए, जो गलियां जो थी यहाँ पे, गलियों में कुछ काम हुए हैं? ऐसे नज़र आते हैं काम कि कुछ अधूरे हैं? सीवर की जो समस्याएं जस की तलाश है, या कुछ काम नज़र आया इसमें अभी तक? गलियों का काम जो सामने है वो हुआ है, अंदर में नहीं हो पाया है। अभी इसका अगर आप सर्वे करेंगे नहीं मिल पाएगा। हुआ है मगर उतना नहीं हुआ जिस हिसाब से पूरा होना चाहिए। अगर आगे बरसात अभी हो जाए तो पानी का जाम हो जाएगा। काम हुआ है, काम के लिए मैं नहीं करता हूँ, काम हुआ है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से कार्य होने चाहिए थे, क्या वो कार्य आपको नज़र आते हैं? जब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, महापौर भी बीजेपी से हैं, पार्षद भी बहुत से यहाँ पे बीजेपी से हैं, विधायक भी यहाँ पे बीजेपी के ही हैं, तो क्या उस हिसाब से बनारस में काम हो पाए हैं या बंदरबाट हुई हैं? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। कभी भी मैंने बचपन में मैं देखा करता था कि हाँ, नाली में पानी डाला जाता था मशक से। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि 10 बजे रात में भी झाड़ू लगता है
और शाम को भी झाड़ू लगता है, सुबह भी झाड़ू लगता है, कूड़ा कहीं नज़र नहीं आता है, कूड़ा नज़र नहीं आता है। मैं इसके लिए मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, सफाई के मामले में एकदम नंबर 1 पे हैं। हाँ, 12 बजे रात में भी झाड़ू लगता है, 10 बजे रात में भी झाड़ू लगता है, कहीं भी कूड़ा नहीं मिलता है। तो ऐसे में जनता आपको वोट क्यों दे, फिर बीजेपी को ही क्यों ना वोट दे? क्या 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 नज़र आता है, मतलब कि जब जाएंगे वोट के लिए तो बीजेपी के प्रत्याशी में और आप में, दोनों लोगों में जो कंपेयरिंग जो होगी, मतलब क्या जो अंतर होगा कि आपको जनता फिर वोट क्यों दे? मैंने फिर से कह रहा हूँ, एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बाबा काल भैरव ने हमको शहर उत्तरी से जगाया है और मैं उठा हूँ, मैं भी विकास करने के लिए। मैं जो बचा खुचा है मैं विकास करूँगा और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही मैं करूँगा। मैं अल्पसंख्यकों की बातें की जाएँ, ओवैसी जी के ऊपर अगर बातें की जाए तो अभी देखिए गोली चलने की भी सूचना आई, बातें की जाए। ओवैसी जी ने जैसे कहा कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वो बैंड बाजे वाली स्थिति में है, निशाना साधा समाजवादी पार्टी की तरफ। तो और उसके साथ साथ उन्होंने कहा, ओवैसी जी ने, कि यहाँ पे अल्पसंख्यक का हित जो है AIMIM में है और अन्य पार्टियों ने केवल वोट बैंक का केवल एक उनको मोहरा बनाया। वो जाकर अपना हैदराबाद देखें और यूपी को छोड़ दें, यही हमारा उनसे विनती है। प्रभाव कितना डाल पाएंगे ओवैसी जी यहाँ पे? यहाँ पर तो भी वक्त बताएगा। अभी मैं कहिए तो मैं भविष्यवाणी कर दूं, शायद 2 सीट निकालने तो बहुत बड़ा भाग्य है। जिस तरह बंगाल में हुआ था उस तरह यहाँ भी हो जाएगा। हमारे मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि भड़काऊ भाषण दे दें या कुछ कर दें उनसे वो हो जाएगा। समझदार हैं हमारे यहाँ के मुसलमान, वो अपना विकास देखेंगे, अपना सुरक्षा देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे कि हमारे कौन वक्त पे खड़ा हो सकता है। वो हैदराबाद से आके हमारे बुरे वक्तों पे नहीं आएंगे, वो सिर्फ वहाँ से भाषण दे देंगे। वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो यहाँ की जनता है वही कर, जो हमारे यहाँ के है प्रशासक हैं, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का DM हो, मैं उन्हीं के पास जाऊँगा। मैं हैदराबाद चिट्ठी नहीं लिखूँगा मैं उनके पास में, मगर मेरी मदद करे। वो चिट्ठी मेरे कूड़े खाने फेंका जाएगी मेरी। मगर तो मैं ऐसे आदमी को मैं नहीं चुन सकता। मैं अपने यहाँ के जो मेरा यूपी का मैं उसको चुनूँगा, मैं उसको मैं इज्जत दूँगा। मैं अल्पसंख्यक की अगर बातें की जाए तो बुनकर जो है यहाँ का, चूँकि शहर उत्तरी से आप लड़ने जा रहे हैं तो बुनकरी का क्षेत्र यहाँ पे रहा है, गंगा जमनी तहजीब का क्षेत्र है, ताने बाने का क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो बनारसी साड़ी इंटरनेशनल पहचान बनाई। बुनकरों की स्थिति क्या देखते हैं आज? क्या पहले से बुरी स्थिति है, बदहाल है या बेहतर है? कुछ तो उनकी अपने वजह से किए हैं, बहकावे में आकर किए हैं, और कुछ सामान उनको मुहैया नहीं हो पा रही है जिससे वो पूरा काम कर पाएँ। उनको पूरा मटेरियल मिल नहीं पा रहा है, जो पहले मिलता था वो मटेरियल मिल नहीं पा रहा है, उस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा हमारा जो बनारस का जो बनारसी साड़ी था वो ठप हो गया है, जो कि हर देश में जाता था और बनारसी साड़ी से बनारस मशहूर था, दूसरा बाबा काशी विश्वनाथ से मशहूर था। ये लोगों की बातें की जाए, बनारस में अगर बातें की जाए तो क्राइम ग्राफ भी बहुत ज़्यादा था, व्यापारी बड़े परेशान थे। जैसे ये कहना है कई दलों का, जैसे बीजेपी का दावा है कि यहाँ पे भयमुक्त समाज दिया गया, तो भयमुक्त समाज जो है दिया जा रहा है इस समय, और ऐसा इनका प्रयास रहा कि इसके साथ साथ अगर बातें की जाए कि पूर्व की सरकारें सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाई, इनके साथ क्या नाम है, अन्य पार्टियां जो है मुहैया नहीं करा पाई सुरक्षा, जो है बीजेपी ने सुरक्षा मुहैया कराई है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत उससे खुश हूं कि जो भी गुंडा राज रहा, जो वसूली था, आज हर व्यापारी प्रसन्न है, खुश है, एकदम बिंदास होकर काम करता है। उसमें मैं भी हूँ मैं भी बिंदास होकर 10 बजे रात तक दुकान खोल काम करता हूँ। मैं हूँ अल्पसंख्यक की तरफ एक निशाना साधने का भी समाजवादी पार्टी या तमाम ऐसे दल हैं या बहुत से लोगों का ये कहना कि पक्षपात हुआ है क्राइम ग्राफ के नाम पे। कुछ विशेष लोगों के ऊपर जो है केवल इनके बुलडोजर चले हैं। योगी आदित्यनाथ जी के जो शिकंजे जो हैं कुछ जैसे अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, जैसे मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, इनके ऊपर जो बुलडोजर चले, शिकंजे कसे,
जो इंसान जैसा करता है उस इंसान आज नहीं कल होता है। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है अब वो लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं मसीहा हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ हैं, इसमें तो हम करीब से उनको जानते नहीं हैं, तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता मैं हूँ। आईपा की मुहिम है जिस मंच के अंतर्गत हमारी आपसे वार्ता हो रही है। हम लोग हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं और उनकी राय को जानते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? इस आईपा मुहिम के बारे में मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, अच्छा करूँगा। ये बहुत अच्छी काम कर रही है और दूर तक आवाज़ पहुँचा रही है, जनता तक आवाज़ पहुँचा रही है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसका आभारी भी हूँ, पसंद से दिल से मैं। और मैं फिर कहता हूँ कि मौलिक अधिकार पार्टी अपना हक लाएगी, संविधान के हिसाब से लाएगी, किसी के ऐसे नहीं। हर काम मौलिक अधिकार पार्टी संविधान से करेगी, कोई रूल से नहीं करेगी, संविधान के हिसाब से काम करेगी। उसका यही उपदेश है। इसके मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी हैं, उनका यही है कि बेटा संविधान के हिसाब से काम करना, संविधान ही रहेगा सब कुछ है। मैं इसी से करना चाहता हूँ। तो आप थे हमारे साथ मोहम्मद दाऊद जी, जिन्होंने बताया कि जनता का आशीर्वाद सर उत्तरी से मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनको मिलेगा और निश्चित ही जीत का सेहरा इनके सर बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।